बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूरोपीय मुल्क स्वीडन से एक गुड न्यूज़ है या आप ये कह लें कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो यूरोप में किसी ऐसे मुल्क जाके सेटल होना चाहते हैं जहां ना सिर्फ वो एक मुनासिब अर्निंग कर सकें बल्कि अपनी फैमिली को भी बुला सकें। तो स्वीडन उन ऑप्शंस में से आता है जहां ये सारे काम बासानी किए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। स्वीडन का विज़िट वीज़ा टू वर्क कैसे कन्वर्ट कराया जाता है, इसके अलावा जो इस वक्त अहम बात है, एक अपॉर्चुनिटी है जो उससे अगर इस दौरान फ़ायदा उठा लेगा उसके बाद ये पाथवे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो क्या है? इस वक्त स्वीडन में किसी भी आम वर्कर की कम से कम सालाना आमदनी का जो थ्रेशोल्ड है वो है 13,500 क्रोन। क्रोन वहाँ की करेंसी है। तो इस वक्त ये थ्रेशोल्ड है, लेकिन वहाँ की जो पार्लियामेंट है, वहाँ की अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, उनका ये कहना है कि ये कम से कम 30,000 क्रोन सालाना होनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इनकम है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सालाना इनकम का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो वो लोग जो आम वर्कर हैं, जो स्वीडन अगर विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में या वर्क वीज़ा पे भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी फैक्ट्री में, किसी वेयर हाउस में कोई छोटी मोटी जॉब करते हैं, तो उनको तो उनका जो एम्प्लॉयर है वो सालाना इतनी सैलरी नहीं देगा। जब नहीं देगा तो ज़ाहिर है वो अपना वहाँ पे वर्क परमिट, जिस पे रिहाइश और काम दोनों की इजाज़त होती है, वो अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे। लिहाजा इस वक्त जो स्वीडन का नया लॉ है जो इम्प्लीमेंट इस गवर्नमेंट ने कर दिया है, उसके मुताबिक ये थ्रेशोल्ड सालाना जो सैलरी का है वो 13,500 क्रोन ही है। लेकिन ये दिसंबर में वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। अगर ये उसके बाद चेंज हो गया तो ये फिर आम लोग अगर स्वीडन जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो नया लॉ लेके आई है इमिग्रेशन का। उसमें क्या क्या अहम चीज़ें हैं वो तमाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे अहम चीज़ यही है कि उन्होंने ये जो सैलरी का थ्रेशोल्ड रखा है सालाना 13,500 क्रोन का, ये उन्होंने बरकरार रखा है। अब अगर वहाँ पे आपको कोई 700-800 यूरो की भी अगर माहाना तनख्वाह का अगर कोई काम मिलता है तो सालाना आपके इससे ज़्यादा बन जाएंगे पैसे। तो फिर आप बासानी वहाँ पे वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अप्लाई क्या करें? आया कि स्वीडन का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, वर्क वीज़ा अप्लाई करें या वर्क परमिट अप्लाई करें या स्वीडन का टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करें। तो ये याद रखिए कि आप अगर किसी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अगर इन कंट्रीज़ में रहते हैं तो आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शन है वो है एक तो टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा का स्वीडन का, या फिर उसके अलावा वर्क वीज़े का। वर्क वीज़े के लिए आपको जॉब ऑफ़र और जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। पहले सिर्फ जॉब ऑफ़र लाजमी होती थी, लेकिन अब जो नया रूल है, इसका नया लॉ जो है इमिग्रेशन का स्वीडन का, उसके मुताबिक ना सिर्फ जो वर्कर है उसको जॉब ऑफ़र का लेटर वो चाहिए होगा बल्कि साइन जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होगा। अब अपनी कंट्री से बैठ के ये दोनों चीज़ें स्वीडन के किसी एम्प्लॉयर से लेना, इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कम हैं और इसके लिए ऑनलाइन आपको सर्च करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अब तरीका क्या है, किस तरीके से स्वीडन में जाके सेटल हुआ जाए? तो उसका तरीका है विज़िट वीज़ा। आप वहाँ जाके अपना विज़िट वीज़ा का स्टेटस जो है चेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगली पूछें तो किसी भी टूरिस्ट वीज़ा पे या विज़िट वीज़ा पे किसी भी कंट्री में काम की इजाज़त नहीं होती। कुछ ऐसे ममालिक हैं जैसे स्वीडन है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है, ये ऐसे ममालिक हैं यहाँ अगर आप एज ए टूरिस्ट भी गए, अगर ऐसे विजिटर्स भी गए और वहाँ आप जाके अपना स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कहीं आप जॉब करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करके वहीं रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, आपको एग्ज़िट नहीं करना पड़ता। यही ऑप्शन आपको स्वीडन में भी मिलता है। तो जो आसान और सबसे बेहतरीन रास्ता है वो है स्वीडन का विज़िट वीज़ा, जो कि शेंगन वीज़ा होता है। अब ये ऐसे मुल्क है कि इसका जो वीज़ा अप्रूवल रेट है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे पुर्तगाल है, अगर पुर्तगाल का आप अप्लाई करेंगे वहाँ आपका नंबर ही नहीं आएगा। पोलैंड का अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे वहाँ आपका नंबर ही नहीं आएगा, या उनका जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो बहुत कम है। तो मैं उसके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ कि स्वीडन का अप्रूवल रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है विज़िट वीज़ा का।
तो ये इस साल के एंड तक यही थ्रेशोल्ड कम से कम सैलरी का रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ जाके आपको कोई भी काम मिल जाता है, कोई भी आम काम मिल जाता है जिसमें आपकी सालाना सैलरी जो है 13,500 करोड़ या उससे कम बनती है, उससे थोड़ी ज़्यादा बनती है, तो उस सूरत में बासानी आप स्वीडन का 4 साल तक रेजिडेंस परमिट, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब आप वहाँ पे अगर विज़िट वीज़ा पे चले जाएंगे तो ये आपका वीज़ा चेंज कैसे होगा, उसके लिए वही तरीका है कि आपको वहाँ पे फ़िज़िकली वहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उनसे मिलके, जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होटल, कंपनीज़ हैं उनके पास जाके अपना बाकायदा आपको जॉब सर्च करना होगी और उनसे जॉब ऑफ़र और जॉब कॉन्ट्रैक्ट दोनों लेना होंगे। अगर आप ये ले लेते हैं, उसके बाद आप 2 साल, 1 साल और 3 साल तक की जो टीआरसी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिलसिला जो टीआरसी का है ये 4 साल तक चलता है। 4 साल तक आपको वो टीआरसी देते हैं। इस दौरान आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के एक्सपेंस वहाँ पूरे कर सकते हैं स्वीडन में, तो आप इमिग्रेशन ऑफिस में उनके पेपर भी आप जमा करा सकते हैं और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। अदरवाइज़ 4 साल तक अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंस पे वहाँ रहते हैं टीआरसी पे, तो उसके बाद 4 साल बाद आप वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी स्वीडन की पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 साल का अर्ज़ा, पहला 4 साल टेम्परेरी रेजिडेंस और फिर 1 साल परमानेंट रेजिडेंस का, जब आप ये पूरा कर लेते हैं तो 5 साल बाद फिर आप स्वीडन की सिटीज़नशिप या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जितने भी अरसे का प्रोसेस है, तो एक बार अगर आपके पास यूरोप का रेजिडेंस परमिट, परमानेंट रेजिडेंस परमिट या फिर आपके पास वहाँ की सिटीज़नशिप आ जाती है जिसमें 5-6 साल लगते हैं, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए, फिर ना सिर्फ यूरोप के बल्कि दुनिया के कई बड़े ममालिक के दरवाजे भी जो है वो खुल जाते हैं, ऑप्शंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त अच्छा ऑप्शन है। स्वीडन का जो नया इमिग्रेशन लॉ आया है वो इस वक्त उन लोगों के फेवर में है जिनके पास कोई ऐसी ख़ास स्किल नहीं है और जो स्वीडन जाके कोई भी छोटा मोटा काम करके वहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये दिसंबर के बाद सूरत हाल चेंज भी हो सकती है। लिहाजा ये टाइम है, अगर इसमें आप स्वीडन का शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कम से कम भी अगर 5 लाख हों, 5 लाख रुपए तक हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना 10-12 दिन का विज़िट प्लान करें। इसके अलावा आपको फ़्लाइट बुकिंग चाहिए होगी रिटर्न, इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जो आम तौर पे शेंगन वीज़ा के लिए चाहिए होती है, इसकी आपने वीज़ा फ़ीस भरनी है और कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होंगे। वो क्या होंगे? आपका जैसे जिस कंट्री में भी रहते हैं आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, अगर शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह या एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो। इसके अलावा जहां आप जॉब करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप इसका मज़ीद तरीका देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट का वीज़ा आप किसी भी कंट्री में है, मैंने तो जनरल आपको डेटा बताया है, वहाँ से कैसे अप्लाई किया जाए, तो उसके लिए लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट मिल जाएगी और जिस कंट्री में भी आप हैं वहाँ की माइग्रेशन की आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके जाके अपनी कंट्री के मुताबिक देख लें कि वहाँ स्वीडन की एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वीएफएस है, क्या है। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन है। ये जो नया इमिग्रेशन लॉ आया है, जो इसकी लेटेस्ट अपडेट हैं, ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अहम है। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अगर आप मेरे चैनल पिक्सट्यूब पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।